हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में ज़ेन सुविन को कॉल करके कहती है कि आखिर तुमने इतना रूड इंसान कहाँ से ढूंढा है। सुविन इसको बताती है कि गाओजन यूनिंग का क्लासमेट था। ज़ेन कहती है कि मुझे तो गाओजन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो सुविन कहती है कि तुमने कभी यूनिंग के अलावा किसी पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि जब हम 11th ग्रेड में थे तो किसी ने बुलेटिन बोर्ड पर लव लेटर पोस्ट कर दिया था। ज़ेन कहती है कि हाँ, मुझे याद है। येन ने मुझे बताया है कि वो लेटर गाओजन ने लिखा था। गाओजन ने इस लव लेटर को भी फाड़ दिया था और उस टाइम पर वो किसी से भी बात नहीं किया करता था, बस अकेले ही रहा करता था। और इस इंसिडेंट के बाद वो और ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, इसीलिए ग्रेजुएशन तक उसकी किसी क्लासमेट से कोई दोस्ती नहीं थी। और अभी कुछ टाइम पहले येन को मालूम हुआ है कि वो लॉयर बन चुका है। तो ज़ेन से पूछने लगती है कि उसने केस के मुतालिक क्या कहा। तो ज़ेन कहती है कि मैं इसको हायर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया। सुविन को ये बात सुनकर गुस्सा चढ़ता हुए कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है और वैसे भी तुम्हें सिर्फ गाओजन की एबिलिटी को देखना चाहिए। जब तक वो तुम्हारी इस केस में मदद कर सकता है तुम्हें उसके एटीट्यूड पर कोई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ज़ेन एक वॉच की शॉप पर आती है। यहाँ की वर्कर ज़ेन को एक वॉच दिखा रही होती है जो कि यूनिंग ने इसके लिए ऑर्डर की होती है। इस वॉच को देखते हुए ज़ेन पूछती है कि ये मेरे हस्बैंड ने कब ऑर्डर की थी। तो ये बताने लगती है कि चाइनीज न्यू ईयर से पहले। वर्कर कहने लगती है कि काफी एक्सपेंसिव वॉच है, इसीलिए हमें आपकी आईडी और इसका कॉन्ट्रैक्ट देखना है। अब ज़ेन अपना बैग खोलती है तो इसके अंदर फाइल नहीं होती। उसको याद आता है कि ये फाइल तो गाओजन के पास ही छोड़ आई है। फिर ये इनको अपना आईडी कार्ड दिखा देती है। ये आईडी कार्ड देकर वर्कर कहने लगती है कि आपकी तो बर्थडे भी आने वाली है, आपके हस्बैंड ने ये शायद आपकी बर्थडे के लिए प्रिपेयर किया है। ये बात सुनकर ज़ेन इमोशनल हो जाती है। ज़ेन अभी से शॉप में ही होती है कि यहाँ पर वो ड्राइवर भी आ जाता है जो ज़ेन का पीछा कर रहा था। शॉप से बाहर आने के बाद ज़ेन गाओजन को कॉल करके पूछती है कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं। तो गाओजन कहता है कि हाँ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ज़ेन कहती है कि आप काम पर है, मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आ जाती हूँ। गाओजन कहते हैं कि अभी तो मैं बिजी हूँ, तो मेरा टायुन होटल में इंतजार करो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। अब ज़ेन गाओजन के बताए हुए होटल में आ जाती है। अब ज़ेन इस होटल में बैठकर गाओजन का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते हुए रात हो जाती है लेकिन अभी तक गाओजन नहीं आता, जबकि गाओजन तो अपने घर पर होता है और ये अपने लैपटॉप पर ज़ेन के हाई स्कूल की पिक्चर्स देख रहा होता है। अब ज़ेन गाओजन को कॉल करती है। गाओजन जब कॉल उठा लेता है तो ज़ेन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो गाओजन कहता है कि आज मैं सारा दिन काफी बिजी था, मैं कुछ ही देर तक होटल में पहुंच रहा हूँ, बस तुम मेरा थोड़ी देर और इंतजार कर लो। ज़ेन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा लॉबी में इंतजार करूंगी। कुछ ही देर बाद यहाँ पर गाओजन आ जाता है जिससे कहने लगता है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। ज़ेन अपनी फाइल लेने के लिए खड़ी होती है तो गाओजन उसको फाइल देते हुए कहता है कि हम बैठकर बात करते हैं। ज़ेन ये सुनकर बैठ जाती है। गाओजन कहता है कि यानी कि मुझे कॉल आई थी, मैं दोपहर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं वाकई में ही इस केस को सीरियसली लेना चाहता हूँ। ज़ेन कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो येन को कोई कॉल नहीं की और दूसरी बात ये कि आप बहुत बिजी इंसान हैं, इसीलिए आपको मेरे केस की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गाओजन कहता है कि अगर कोई लॉयर ये केस जीत सकता है तो वो मैं हूँ। लेकिन ज़ेन इसको बाय बोलकर यहाँ से जाने लगती है। गाओजन इसके बैग को देखकर कहने लगता है कि आइंदा से अपने कार्ड के जरिए लग्जरी आइटम्स को मत खरीदिएगा, ये भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। ज़ेन कहती है कि आपके रिमाइंडर का शुक्रिया, ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह ज़ेन को गाओजन की कॉल आती है। गाओजन ज़ेन से कहता है कि मेरा आपसे एक सवाल है। ज़ेन कहती है कि क्या। गाओजन कहता है कि क्या यूनिंग ने लोन से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। ज़ेन कहती है कि मुझे यकीन है कि मैंने कल सारी बात क्लियर कर दी थी। गाओजन कहते हैं कि सब कुछ डिलीट हो गया है, सारे मैसेजेस, वीचैट की हिस्ट्री। क्या वो हर बार इस तरह किया करता था। तो ज़ेन कहती है कि आप क्या चाहते हैं। गाओजन कहता है कि अगर वो अपने लोन को छुपाना ना चाहता होता तो वो ये सब कुछ नहीं करता, वो यकीनन इस लोन के साथ कोई और बात भी छुपा रहा था। ज़ेन कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। गाओजन कहते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो हम मिलकर बात करते हैं। इसके बाद ज़ेन गाओजन से मिलने के लिए आ जाती है। गाओजन इसको जिस रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा होता है वहाँ जाते हुए ज़ेन इससे पूछती है कि मैं तो आपकी फीस भी नहीं दे सकती हूँ, तो फिर आप मेरा केस लेने पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। गाओजन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि बैंक ने तुम्हारे बैंक अकाउंट्स और घर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ज़ेन कहती है कि फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, आपको तो मेरी मदद करके कोई भी फायदा नहीं होगा, तो फिर आप ये क्यों करना चाहते हैं। और ये भी पूछते कि कल तो आपका रवैया मेरे साथ बहुत ही रूड था और आज आप मुझे बहुत ही नाइसली ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों। गाओजन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम नेटवर्क्स की सोसाइटी में रहते हैं, हर कोई इसका हिस्सा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें बाद में मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। ज़ेन सवारी अंदाज में पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गाओजन कहता है कि तुम नहीं, येन और सुवेन पर मेरा एहसान है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। ज़ेन कहती है कि यूनिंग ने अपने फोन में जितना
जितना भी डेटा था वो सब डिलीट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि इस लोन के अलावा वो और क्या छुपा रहा होगा? गाउजन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जैन कहने लगती कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड पर कोई भी गलत इल्जाम लगे, और अगर मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर था या नहीं, इस बात का जवाब यूनिंग की वाइफ होने की हैसियत से मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। गाउजन कहते कि मुझे माफ करना, मैं इस तरह के सिनेरियोज एक लॉयर होने की हैसियत से अक्सर देखता हूँ। और पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स हैं? ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हमें मिस्टर फांग को दिखाया जाता है जो कि कुछ मेडिसिन खा रहे होते हैं। अब मिस्टर फांग के ऑफिस में उनका असिस्टेंट आता है और बताने लगता है कि इंस्पेक्शन टीम से फॉर्मल नोटिस आ गया है, वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। आप उनके साथ किसको भेजना चाहते हैं? मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम जाओगे क्योंकि मुझे कुछ और भी जरूरी काम है। ये सुनने के बाद असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। अब ये जैसे ही बाहर आ रहा होता है तो एक रूम में एक आदमी को जाते हुए देखता है, लेकिन ये इसको इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन जो इस रूम में दो आदमी होते हैं वो ये चेक जरूर करते हैं कि असिस्टेंट यहाँ से चला गया है। ये आदमी दूसरे से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें जो मैंने कल बताया था तुमने उसके बारे में सोचा है? तो ये कहने लगता है कि हाँ। ये आदमी इसको कह रहा होता है कि यूनिंग की जो पोजीशन है वो फ्यूचर में तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इस मेस से भी डील करना पड़ेगा। ये मिस्टर चियो की बात मान जाता है और इनको थैंक्स बोल रहा होता है। दूसरी तरफ गाओजन जेन को यूनिंग के बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा होता है। ये कहने लगता है कि तुम्हारे अकाउंट के अलावा यूनिंग और भी बहुत सारे अकाउंट्स यूज कर रहा था, और ये 3 लोगों के नाम बताता है जिनके नाम के अंडर ये अकाउंट्स यूनिंग हैंडल कर रहा था। और ये जेन से पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? जेन कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि यूनिंग के फोन में किसी का भी कांटेक्ट नंबर नहीं है। मैंने बैंक से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन वो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देते। गाउजन कहता है कि ये काम सिर्फ लॉयर की मदद से हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोर्ट की तरफ से नोटिस होगा तभी बैंक वाले तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देंगे। जेन से पूछती कि क्या तुम मेरे लिए कोर्ट ऑर्डर ला सकते हो? गाउजन कहता है कि तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। मिसाल के तौर पर अगर तुम इन तमाम अकाउंट्स होल्डर को सू करना चाहती हो तो तुम्हें पहले इनके खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा, और अगर तुम इन्हें सू करना भी चाहती हो तो तुम्हारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट भी तुम्हारी ज्यादा कोई मदद नहीं कर पाएगी। फिर ये दोनों फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। गाउजन कहता है कि मुझे इन सब लोगों को तलाश करना होगा, तभी हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि आखिर यूनिंग ने इतना बड़ा लोन क्यों लिया और ये पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट क्यों करवाए। जेन कहती है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? गाउजन कहता है कि ये शहर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे सोशल सर्कल में वही लोग शामिल होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं या हमारी डेली लाइफ में उनसे मुलाकात होती है। अगर ऐसा कोई कनेक्शन हुआ तो कहीं पर कोई सबूत तो जरूर होगा। जेन खामोश खड़ी इसकी बातों को सुन रही होती है। गाउजन कहता है कि अगर यूनिंग ने इतना बड़ा लोन लिया है तो उसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी जरूर होंगे, क्योंकि इन सभी रिकॉर्ड्स को यूनिंग अपने माइंड में तो याद करके नहीं रख सकता था ना। जेन से पूछ लगता है कि क्या तुमने यूनिंग की चीजों की तलाशी ली है? जेन कहती है कि मैंने अपना घर अच्छे से चेक किया है, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं मिले। गाउजन कहता है कि तुम्हें उसके ऑफिस में भी जरूर चेक करना चाहिए। इतने में ही जेन के फोन पर कॉल आने लगती है। ये कॉल सुनने के लिए अंदर चली जाती है। कॉल मिस्टर शेन की होती है जो कि जेन को यूनिंग का सामान ऑफिस से लेने के लिए कह रहे होते हैं। गाउजन इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास इनकी कॉपीज हैं? तो जेन कहती है कि तुम इनको रख सकते हो, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। गाउजन कहता है कि ये शक दूर करने के लिए कि मेरा इसके पीछे कोई हिडन मकसद है, मैं इस केस को फॉर्मली हैंडल नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोर्ट जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई भी बात पूछनी हुई तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जेन इस बात पर हैरान होती है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तो गाउजन कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरी फीस है? इस बात पर जेन चुप कर जाती है। अब यूनिंग की कंपनी का सीन दिखाया जाता है। सेपरेटली मैनेजमेंट के रूम में एक शख्स दाखिल होता है। ये टॉर्च की मदद से ही इस रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये क्लोज्ड डील्स डेटा की एक फाइल उठाने लगता है, तो ऐसा करते हुए एक डेकोरेशन नीचे गिर जाती है और जो 2 लॉयर्स बाहर होते हैं वो इस रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ये दूसरा लॉयर कहने लगता है कि तुमने जरूर गलत सुना है, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसीलिए ये दोनों इस बात को इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। अब ये आदमी इस डेकोरेशन के पीस को डस्टबिन में डाल देता है। अब कैबिनेट में इसको एक लॉकर मिलता है। इस आदमी के पास इस लॉकर की भी चाबियां होती हैं। ये इस लॉकर को खोल लेता है। इसके अंदर एक डायरी होती है जिसके अंदर अकाउंट्स डिटेल लिखी होती हैं। ये आदमी इस लॉकर से इस डायरी को निकाल कर अपने बैग में डाल लेता है और ये डायरी लेने के बाद ये आदमी इस रूम से बाहर आ जाता है। जेन कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, यूनिंग जब उस सुबह घर से निकला था तो उसके पास ये की पाउच था। सुविन कहती है कि वो इन चाबियों को कहीं खो भी तो सकता है और मुझे लगता है कि यूनिंग के ऑफिस के पास स्पेयर की जरूर होंगी, वो तुम्हारे लिए उसके रूम को जरूर खोल देंगे। इसके बाद सुविन आज अपने कुलीग के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही होती है। साइड में आकर गाउजन को मैसेज करती है। गाउजन सुविन का मैसेज पढ़ने लगता है। सुविन इससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी नैनजाओ में हो? गाउजन कहता है कि हाँ।
सुवेन इसको कहती है कि ठीक है फिर हम आज रात मिलते हैं अगर आप फ्री हैं तो। गाओजिन इसको कॉल कर लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम नैन्साओ में हो। सुवेन कहती कि नहीं, मैं भी प्लेन में हूँ और डिनर से पहले मैं पहुँच जाऊंगी। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आप फ्री हैं तो हम साथ में डिनर करते हैं, मैं यैन को भी इनवाइट कर लूंगी। गाओजिन कहता है कि जेन का केस डिस्कस करने के लिए, तो सुवेन कहने लगती है कि मैं आपसे जेन की जगह माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि वो एक काइंड इंसान है लेकिन उसके अंदर सोशल स्किल्स की बहुत कमी है, इसीलिए कई दफा उससे बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गाओजिन कहता है कि मैंने जेन का आईडी कार्ड देखा था, आज उसकी बर्थडे है इसी वजह से। सुवेन कहती है कि नहीं, मुझे और भी कुछ काम है यहाँ पर। गाओजिन कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती हो, हम यैन को डिनर पर नहीं इनवाइट करते क्योंकि यैन की वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्यों ना हम लोग मिलकर जेन का बर्थडे सेलिब्रेट करें। सुवेन इसके लिए मान जाती है। आज जेन ने यैन को अपनी कार के क्लब्स खोलने के लिए बुलाया होता है। जेन यैन से पूछती है कि क्या तुमने कभी अपनी वाइफ यू से झूठ बोला है। यैन कहता है कि जेन तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो। जेन से पूछती है कि तुम किस सिचुएशन में अपने फोन का सारा डाटा डिलीट कर दोगे। यैन कहने लगता है कि तुम यूनिंग के फोन के बारे में बात कर रही हो, कई दफा ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं। हो सकता है कि उसने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि वो कोई भी बिला वजह के झगड़े नहीं चाहता हो। अब मुझे यकीन है कि यूनिंग ने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम दोनों इतने सालों से साथ थे इसलिए तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो। और जहाँ तक बात रही लोन की, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अब यैन यहाँ से जाने से पहले जेन को इसकी सेफ्टी के लिए स्प्रे देता है। जेन तो ये लेना नहीं चाह रही होती लेकिन यैन कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए ज्यादा अहम है, इसलिए तुम्हें इसको रखना होगा। जेन भी इसकी बात मान जाती है। इसके बाद जेन यूनिंग की कंपनी आती है। जेन के साथ ही एक औरत भी लिफ्ट में दाखिल होती है। जैसे ही जेन बटन प्रेस करती है तो ये लेडी जेन की वॉच को बहुत गौर से देखती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।